नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की धड़कनें बढ़ा दी है। सुनने में अब ये भी आ रहा है कि कुछ सामूहिक इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का हो सकता है और जैसे ये इस्तीफा होगा सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और इसके पीछे, उनके इस्तीफा के पीछे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ तंज कसे हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी स्वास्थ्य खराब है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि वो उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है, तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक कहा है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहा हो, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया हो, उसके आवास पर किसी भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचता है संवेदना जताने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो कम से कम सरकार के लोगों को जाना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। एक संवैधानिक पद पर धनखड़ जी रह चुके हैं, उसके बाद वह इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का साफ साफ ये कहना है कि दाल में कुछ काला है। वो इस्तीफा दिए नहीं है, इस्तीफा उनसे लिया गया है। क्योंकि जगदीप धनखड़, आप सबको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार के इशारे पर किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर एक मुद्दे पर घेरने का काम करते थे, ये पूरा देश देख रहा है। और जब इनको जो है कि प्रत्याशी घोषित किया गया था भाजपा के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद पर, तो देश के लोग और विपक्ष के तमाम लोगों ने ये मतलब एक सुर में बोले थे कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ ये मुहिम छेड़े थे, उसी का इनको इनाम मिला है मोदी सरकार की तरफ से और मोदी सरकार इनको उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ जाता है और वो भी स्वास्थ्य का जो है कि कारण बताते हैं। इसको लेकर के विपक्ष के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका विदाई समारोह भी नहीं होगा। जो लास्ट भाषण होता है विदाई समारोह में, वो भी उनका नहीं कराया जा रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है। केवल 2 रूम उनको मिला है और उसी में वो नज़रबंद है। और जैसे ही ये खबर मीडिया में चलती है, सरकार आकर के इसका खंडन कर देती है। लेकिन आप सबको पता है, कहावत है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता है। तो कहीं न कहीं इन सब साजिशों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रहा है कि जगदीप धनखड़ सरकार जो मनमानी करती थी उसके खिलाफ हो गए थे। जगदीप धनखड़ को भी लगने लगा था कि सरकार जो है कि अब कुछ ज़्यादा ही मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ जो है कि ये बोलना शुरू कर दिए थे, उन सरकार का विरोध करना शुरू कर दिए थे। और यही कारण है कि जो गुजरात लॉबी है वो भले उपराष्ट्रपति हों, लेकिन वो अपने से उनको नीचे ही समझती थी और इसीलिए दबाव में ला करके जगदीप धनखड़ का जो है कि इस्तीफा करा लिया गया। अब कहने के तो खबर ये भी चल रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति खराब है, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा सकता है। और नीतीश कुमार को यदि उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी बना देती है तो शायद बिहार के लोगों में विश्वास कायम कर लेगी और बिहार चुनाव को साधने में कामयाब हो जाएगी। तो बहुत सारी खबर निकल करके आ रही है। उधर विपक्ष के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का साफ साफ मोदी सरकार पर आरोप है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। मोदी सरकार देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है, जिसके जो है कि दबाव में आकर के उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा। अभी तक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद तक अभी तक मीडिया में आकर के कुछ भी बोले नहीं है। लेकिन सरकार को ये डर है कि जगदीप धनखड़ यदि मीडिया में आकर के कुछ बोल देते हैं सरकार के खिलाफ तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी और इसीलिए शायद उनको नज़रबंद किया गया है, ताकि वो मीडिया में ना आए, मीडिया के लोग उनके पास तक ना पहुंच पाएँ। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, सांसद जो
उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपना मुंह बंद करने के लिए उनको बोला जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ न बोलिए, सरकार की किरकिरी मत कराइए, सरकार ने आपको जो इनाम दिया था उसका आपने कदर नहीं किया, इसलिए सरकार दबाव बना करके आपका इस्तीफा ले ली है। तो कहीं न कहीं ये जो विपक्ष का आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है और सरकार के हाँ में हाँ जो भी व्यक्ति नहीं मिला रहा है उसको साइडलाइन कर दिया जा रहा है। आप सबको याद है 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जा रहे हैं और एक बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कि 75 साल हो जाने के बाद अब व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि हमारा टाइम खत्म हो गया, अब उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और जो पीछे की जो आगे की पीढ़ी है अब उसको जो है कि सत्ता सौंप देनी चाहिए। ये कहीं न कहीं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस फार्मूले पर अटैक था जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि 75 साल पूरा हो जाने के बाद नेताओं को अब संन्यास ले लेना चाहिए, उनको मार्गदर्शन में चला जाना चाहिए। तो क्या 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये चला गया षड्यंत्र है? और आरएसएस भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी अब अपना पद छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये नियम बनाया है कि 75 साल पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति पद छोड़ देता है। तो अब सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस नियम पर अडिग रहेंगे? क्या 17 सितंबर को 75 साल पूरा हो जाने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे प्रधानमंत्री के पद से? और सुनने में तो आ रहा है कि कुछ सामूहिक इस्तीफा भी हो जाएगा सांसदों का, और जब सामूहिक इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वैसे भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 240 सीट बीजेपी का लोकसभा में है। बाकी सहयोगियों के दम पर सरकार चल रही है, जिसमें दो प्रमुख सहयोगी हैं नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों भी अगर सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो जो ये राजनीतिक माहौल देश में बन रहा है ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूकंप लाने को इशारा है कि भारत में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटने जा रही है। या तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा हो जाने के बाद इस्तीफा दे देंगे, या तो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो दूरी बढ़ रही है। तो क्या आरएसएस का ये सब चाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की? क्योंकि कहने को ये भी जो है कि खबर आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी में दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और एक बयान जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी संस्था की ज़रूरत नहीं है, पार्टी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने दम पर सरकार बना सकती है, अपने दम पर जो है कि दूसरों को हरा सकती है। ये बयान कहीं न कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुभ गया कि जिस पार्टी को हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी संस्था ने इतनी बड़ा की, आज उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी संस्था को आंख दिखा रहा है। तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो बड़ी दूरी है उसको दिखा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जगदीप धनखड़ कब बाहर आते हैं और मीडिया में आकर के क्या बयान देते हैं। आप सबको पता होगा सत्यपाल मलिक जिस हिसाब से वो सरकार की जब तक चापलूसी करते रहे तब तक तो ठीक थी, जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किए उनको पद से हटा दिया गया। उसके बाद सरकार की एक एक पोल खोल करके मीडिया के सामने रख देते हैं। तो क्या मोदी सरकार को भी ये डर है कि जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ यदि बोलेंगे तो पब्लिक के बीच में जो है कि सरकार की छवि खराब होगी? क्या इसलिए उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है? क्या इसलिए उनको मीडिया से दूर रखा गया है ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोले ना? ऐसी तमाम सवाल लोगों को जहन में कौंध रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जगदीप धनखड़ बाहर कब आते हैं, मीडिया में आकर के क्या बोलते हैं। क्या सच में उनको किसी स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा या कारण कुछ और है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। वही अखिलेश यादव का आरोप कि यदि व्यक्ति बीमार है, स्वास्थ्य खराब है, इसकी वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, घर बैठ गया, तो कम से कम सरकार के लोगों को, विपक्ष के तमाम नेताओं को उनके पास जाना चाहिए। उनको हाउस अरेस्ट करके क्यों रखा गया है? उनसे लोग मिलेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है समझेंगे। उनको अगर स्वास्थ्य की ही कोई प्रॉब्लम है तो इलाज होगा। जो अखिलेश यादव का सवाल है जायज़ है।
और किसी भी इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की विदाई समारोह होती आई है हमारे भारत में, यह परंपरा है, वो भी करवाने की जो है कि फिराक में नहीं है मोदी सरकार। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच में दूरी बढ़ गई थी, और जो सरकार की मनमानी है इसके खिलाफ जो है कि धनखड़ साहब ने आवाज़ उठाई और इसीलिए दबाव बना करके उनका इस्तीफा ले लिया गया। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।